हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी बिहार एपीयू का इंटरव्यू चल रहा है। और पिछले 3 और 4 यानी कि कल और आज 2 दिनों के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट से बात करने के बाद कुछ आइडिया मिला है, या किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशंस गैदर हुई हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि उस लेवल का जो क्वेश्चंस या जिस तरीके का क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके अनुसार ही आपको इंटरव्यू के फर्दर जो कैंडिडेट्स हैं उनको तैयारी करनी चाहिए, उन पोर्शंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट मिक्स्ड हैं। किसी से बहुत ज़्यादा सीआरपीसी का क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो किसी से माइनर एक्ट के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मेरा ये सजेशन होगा कि आप सारे सब्जेक्ट्स का एज फार एज पॉसिबल जितना हो सके मोस्ट प्रोबेबली सबका थोड़ा थोड़ा करके कर ले, लेकिन सीआरपीसी पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें एंड इंडियन एविडेंस एक्ट के पर भी थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें, ताकि आपको फर्दर दिक्कत किसी तरीके की ना हो। ओके, तो चलिए हम लोग फिलहाल चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, कहाँ पर जो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। और हम लोग देखते हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को। ओके, लेट्स सी। ओके सी, देखिए यहाँ पर किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ये हम लोगों ने रखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, उसको हम लोगों ने हैंड रिटन मोड में रखा हुआ है। टू इंश्योर फेयरनेस एंड एक्यूरेसी इन अ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन के मामले में फेयरनेस और एक्यूरेसी को इंश्योर करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो अगर यहाँ रिक्वायरमेंट की बात करें तो बड़ा क्रिस्टल क्लियर मैसेज है कि भाई जिस बंदे का आपको करवाना है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड, सो पैरेडिंग पर्सन्स ऑफ सेम और सिमिलर फिजिकल अपीयरेंस अलोंग विथ सस्पेक्ट। तो सस्पेक्ट के साथ साथ जो सेम और सिमिलर फिजिकल अपीयरेंस वाले हैं उनका भी पैरेड होना चाहिए। उसके बाद देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट समबडी अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस फॉर व्हाट रीजंस। एक पुलिस ऑफिसर किसी भी अक्यूज्ड पर्सन को किसी अपराध के लिए किन मामलों से या किन रीजन की वजह से अरेस्ट कर सकता है। क्वेश्चन देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ है, स्टैंडर्ड काफी हाई हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि किस रीजन से अरेस्ट कर सकती है पुलिस। तो आंसर मिल रहा है टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस। यानी अक्यूज को इसलिए अरेस्ट किया जाता है ताकि वो फर्दर ऑफेंस नहीं कर सके, या उसके दूसरा रीजन है वो फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस, इन्वेस्टिगेशन का प्रॉपर तरीके से होने के लिए। तीसरा रीजन बताया जाता है जो कि एविडेंस को टैंपरिंग ना करे, इसलिए भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, द थर्ड वन, when statement of a person who is dead or cannot be found is not relevant। यानी कोई भी पर्सन जिसका स्टेटमेंट हमारे पास है और वो पर्सन प्रेजेंटली डेड है, मर चुका है, या कैन नॉट बी फाउंड वाले सिचुएशन में यानी मिल नहीं सकता है, उसका स्टेटमेंट नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि रिलेवेंट होता है। लेकिन वो कौन सी परिस्थिति है जब रिलेवेंट नहीं होता है। जो क्वेश्चन बहुत शानदार है, ट्विस्ट करके पूछा गया है। तो यह आंसर होगा व्हेन इट इज इन फेवर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द मेकर। यानी जब वो जो स्टेटमेंट है वो देने वाले के फेवर में है। What is the period for limitation of for taking cognizance for an offense punishable under section 379 IPC। सो सेक्शन 379 के अंदर आईपीसी के अंदर कॉग्निजेंस लेने का लिमिटेशन पीरियड क्या है, तो 3 इयर्स आपको पता है। द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन। स्टॉकिंग जो ऑफेंस है आईपीसी के अंदर डिफाइंड, वो किस सेक्शन के अंदर पनिशेबल है, तो सेक्शन आ रहा है सेक्शन 354D। रिपोर्ट ऑफ विच एक्सपर्ट इज नॉट एडमिसिबल पर से। कौन से वो एक्सपर्ट हैं जिसका रिपोर्ट एडमिसिबल नहीं है पर से। सो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाय ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सॉरी डायरेक्टर्स बोल रहा हूँ, डॉक्टर्स। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ दिया है। इसमें कहते हैं कि 6 लोग हैं, 6 men and women extort ₹1000 from a teenager, pulling him to fear of instant hurt by showing a knife। The offense committed by them would be, क्या हो सकता है। 6 मेन और औरतें हैं, यानी 6 आदमी हैं, कुछ औरत है, जो लोग 1000 रुपया किसी टीनेजर लड़के से उसको डरा करके, इंस्टेंट इंजरी हर्ट करके, ऐसा चाकू दिखा करके, उसका जान का भय दे करके उससे पैसा ले लेते हैं। ओके, सो एक्सटॉर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ऑफेंस कमिट किया गया वो क्या है, आंसर होगा डकैती।
In what circumstances provisions of chapter 21A CRPC not applicable to cases where the final report has been submitted? क्वेश्चन बड़ा सीधा है, कहते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियां होंगी जहां पर चैप्टर 21A CRPC अप्लीकेबल नहीं होगा, जब कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट सबमिट की जा चुकी है तब। तो यहाँ क्लियर है कि ऑफेंसेज पनिशेबल फॉर डेथ के मामले पर, दूसरा है ऑफेंस पनिशेबल फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी आजीवन कारावास के मामलों पर, या तीसरा और आखिरी मामला है ऑफेंस पनिशेबल फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 7 years इम्प्रिजनमेंट, यानी वैसे अपराध जहां जिसका दंड 7 साल से ऊपर का है। तो देखिए जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ट्विस्टेड है, लेवल हाई है, स्टैंडर्ड है थोड़ा, इसको आप क्वेश्चन से आइडिया लगा सकते हैं। In case of the offense is punishable with both imprisonment and fine, maximum sentence that can be awarded by the court in default of payment of fine is, कितना हो सकता है? सो यहाँ पर क्लियर है कि अगर किसी अपराध का दंड जेल से है प्लस फाइन से है, तो मैक्सिमम सेंटेंस अगर कोर्ट अगर अवार्ड करे इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन तो कितना हो सकता है? तो कहते हैं 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। इसके अलावा नेक्स्ट, गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट का 2 एग्जांपल बताइए। तो बहुत सिंपल है, डिसलोकेशन ऑफ टूथ और इमास्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए ऑन प्रोवोकेशन बाय बी किल्स अ पुलिस ऑफिसर, ए हैज कमिटेड व्हिच ऑफेंस? ए प्रोवोकेशन में आकर के बी के प्रोवोकेशन, ए ऑन प्रोवोकेशन बाय बी के प्रोवोकेशन में आकर के ए एक पुलिस ऑफिसर को जान से मार देता है। तो ए ने कौन सा ऑफेंस किया है, या क्या किस अपराध के लिए उसको चार्ज किया जा सकता है? तो मर्डर। यहाँ क्योंकि आपको पता है पुलिस ऑफिसर पर आप प्राइवेट डिफेंस नहीं कर सकते, प्रोवोकेशन का कानून नहीं चला सकते, लॉ नहीं चला सकते। गिव 1 इंस्टेंस वेयर कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। वो एक एग्जांपल आप बताओ, एक सिचुएशन बताओ जहां कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है। तो सिंपल एग्जांपल यहां दिया हुआ है, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट इज कमिटेड अंडर इंटॉक्सिकेशन, सबसे आसान एग्जांपल। Which court can grant anticipatory bail under section 438 CRPC होगा यहाँ पर, ये IPC नहीं होगा। कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट ऑफ कोर्स। Who was the first चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ये तो भाई GKGS का मामला निकल गया, हीरालाल जे कैनिया। What is the main difference or key difference between section 34 and 149 of the IPC? सेक्शन 34 और 149 IPC में की डिफरेंस बताइए। तो यहाँ पर क्लियर है, सेक्शन 34 में एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात होती है, जबकि सेक्शन 149 में पैसिव मेंबरशिप होना चाहिए अनलॉफुल असेंबली का, पैसिव मेंबरशिप। नेक्स्ट, इफ द पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कंपाउंड ऑफेंस इज डेड, यानी जो पर्सन कंपाउंड कर सकता था ऑफेंस को, वो जो कॉम्पिटेंट था कंपाउंड कर सकता था, अगर उसकी मृत्यु हो गई तो क्या होगा? तब उस केस में कहा जाता है एलआर करते हैं उसके। अंडर विच सेक्शन अक्यूज्ड कैन बी कॉल्ड एज ए विटनेस? किस सेक्शन के तहत अक्यूज्ड को विटनेस के तौर पर बुलाया जा सकता है? सेक्शन है 315 CRPC। अंडर विच सेक्शन द कोर्ट हैज द पावर टू ऐड एंड अल्टर द चार्ज? चार्ज अल्टर और ऐड करने का जो पावर है कोर्ट के पास, वो किस सेक्शन के पास अंदर है? सेक्शन है 216 CRPC। ओके, नेक्स्ट, ए विद 6 अदर, ए 6 और अन्य लोगों के साथ कमिट्स द ऑफेंस ऑफ रॉयटिंग, रॉयटिंग का ऑफेंस कमिट करता है, कॉमा ग्रीवियस हर्ट करता है, असॉल्ट करता है पब्लिक सर्वेंट के साथ इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। ओके, ऑफिशियल ड्यूटी में करता है ऐसा, यानी ऑफिशियल ड्यूटी क्या है? राइट सप्रेस करने की। वेदर ए कैन बी सेपरेटली चार्ज एंड कन्विक्ट फॉर द ऑफेंसेज। देखिए ए के साथ 6 और लोग जुड़े हुए हैं, तो कहता है क्या ए को सेपरेटली चार्ज किया जा सकता है, कन्विक्ट किया जा सकता है? यस, ऑफ कोर्स किया जा सकता है, और जिस अपराध के लिए किया जा सकता है वो भी यहाँ पर शेयर किया गया है, 147, 325, 152, 152 IPC। क्वेश्चन का लेवल वाकई बड़ा है, ऊपर स्टैंडर्ड है। द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 का जो पर्पस था वो किस डेफिनेशन को वाइडन करने का था? आंसर है रेप। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का पर्पस क्या था? तो ये आपको प्रियम्बल से मिल जाएगा, टू प्रोहिबिट द गिविंग एंड टेकिंग द डाउरी, रोकना ही था इसको। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन DP एक्ट यानी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट? 10। इन विच सेक्शन द पनिशमेंट ऑफ एबेटर इज गिवन इन PC एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट? यानी कि वो कौन सा सेक्शन है जिसमें एबेटर का पनिशमेंट दिया हुआ है PC एक्ट के अंदर? तो सेक्शन 12 है। What is the punishment for the offense relating to bribing of a public servant for the improper performance of public duty?
सो यहाँ पर कहा गया है कि भाई क्या पनिशमेंट दिया जाएगा उस पब्लिक ऑफिसर के मामले में जहां पर ब्राइबिंग कर रहे हैं हम फॉर द इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी, दैट इज सेक्शन 8(1), जिसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है या फाइन हो सकता है या दोनों ही हो सकता है। सेलिंग और ट्रांसफरिंग फायर आर्म्स एम्यूनेशन विदाउट इन्फॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन, क्या पनिशमेंट होगा आर्म्स एक्ट के अंदर? तो अंडर सेक्शन 25 सेक्शन 3 आर्म्स एक्ट के अंदर 6 महीने की सजा हो सकती है, या फाइन जो है 500 रुपए तक का हो सकता है, या बोथ हो सकता है। तो ये अराउंड आई थिंक कि 20 to 25 क्वेश्चंस थे जिसका हम लोगों ने कलेक्शन रखा आप लोगों के लिए। और इसमें हम लोग जो बेसिकली जो 3 और 4 अक्टूबर को पूछे गए इंटरव्यू में क्वेश्चन है उसका एक मेमोरी बेस्ड कलेक्शन है। आप यहाँ से जो आइडिया लगा सकते हैं लगा लीजिए किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और आपके पास आते आते यानी आपका नंबर आते आते किस लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछने तक की बात रह जाएगी। उस लेवल का आपको तैयारी करके जाना है इंटरव्यू के लिए, सक्सेसफुली आप क्लियर करने के लिए। ओके तो फ्रेंड्स आज के लिए अभी के लिए बस यहीं पर स्टॉप करते हैं, और जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अपना जितना है 100% दे करके आना है, उससे ज़्यादा परेशानी नहीं लेनी है। जो कुछ भी आता है सारा कुछ एक फॉर्मल तरीके से आपको शेयर करके आना है। ओके सो थैंक यू ऑल फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल।